नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो केंद्रित है वह मुगल शासक रफी-उद-दरजात पर केंद्रित है। विषय ये है कि मुगल वंश के जितने भी शासक हुए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल शासक हुए, उसमें सबसे कम जो कार्यकाल था, सबसे कम शासन काल था, वह किस मुगल बादशाह का था। ठीक है, और उस मुगल बादशाह के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को हुआ है। मैं आपको बता दूं, उस मुगल बादशाह का जो कार्यकाल था वह 3 महीना 6 दिन था। 3 महीना 6 दिन के लिए वह मुगल शासक गद्दी पर बैठा हुआ था। उसका नाम था रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात 3 महीना 6 दिन के लिए गद्दी पर बैठता है, और रफी-उद-दरजात के बाद जो गद्दी पर बैठता है वह रफी-उद-दौला बैठता है, जो 3 महीना 16 दिन के लिए गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इन दोनों रफी-उद-दरजात और रफी-उद-दौला का जो शासन काल रहा है, एक का 3 महीना 6 दिन और एक का 3 महीना 10 दिन। तो यह इन दोनों का शासन काल जो है बहुत कम समय क्यों रहता है। और दरअसल ऐसी बात नहीं कि षड्यंत्र की वजह से उन्हें हटा दिया जाता है या फिर उन्हें जबरदस्ती या फिर उन्हें मार दिया जाता है इसलिए शासन की अवधि कम होती है उनकी, ऐसी बात नहीं होती है। दरअसल रफी-उद-दरजात वह राजा रहता है, मतलब वह मुगल बादशाह रहता है जिसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई रहती है। उसको टीबी हो गया रहता है यार, रफी-उद-दरजात को टीबी हो गया रहता है। टीबी के रोग से, क्षय रोग से वह पीड़ित होकर मर जाता है। उसके बाद रफी-उद-दौला शासक बनता है, बादशाह बनता है, और वो भी 3 महीना 16 दिन बाद पेचिस रोग से मर जाता है, अतिसार हो जाता है। आप समझते हैं पेट खराब हो जाता है तो अतिसार उसे बोला जाता है। हाँ, बार बार लूज मोशन होता है। इस तरह से एक लूज मोशन से मर जाता है और एक क्षय रोग से दोनों मुगल बादशाहों का डेथ हो जाता है। तो इनकी जो अवधि रही है, इनका जो शासन काल रहा है बहुत ही कम रहा है। एक का 3 महीना 6 दिन, एक का 3 महीना 16 दिन। अच्छा, शुरुआत करते हैं कि मुगल वंश की जो शुरुआत होती है बाबर से होती है। तो बाबर सबसे ज्यादा शासन काल किसका था? सबसे ज्यादा वह मुगल बादशाह जो गद्दी पर बहुत लंबे समय तक बैठा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं 49 साल, लगभग 49 साल तक वह मुगल बादशाह कौन था जो 49 साल तक गद्दी पर बैठा रहा, और उस शासक का नाम था अकबर। ठीक है, और 49 साल ही लगभग शासन काल रहा है औरंगजेब का। तो दोनों का सेम रहा है, 49 साल औरंगजेब का भी रहा है और 49 साल अकबर का रहा है। लेकिन औरंगजेब कुछ महीने ज्यादा, मतलब अकबर से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी से कुछ महीने ज्यादा औरंगजेब का शासन पीरियड रहा है। ठीक है, अच्छा, ये रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला किस क्रम के शासक हैं? किस क्रम के, मतलब मुगल वंश में जितने भी शासक हैं उसमें किस क्रम के शासक ये रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आइए गिनाता हूं। बाबर, सबसे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है, हुमायूं के बाद अकबर बनता है, अकबर के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बनता है, और जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठता है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक तो लोगों को पता है। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हैं मुगल वंश में, वह सबसे, मतलब अयोग्य शासकों की एक झड़ी लग गई है औरंगजेब के बाद, और लगभग 8 से 10 शासक मुगल वंश के हुए हैं औरंगजेब के बाद, लेकिन उसमें कोई योग्य नहीं रहता है। इन औरंगजेब के 4 पुत्र रहते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर तो बहुत पहले ही मर जाता है, ठीक है, क्योंकि वह विरोधी रहता है औरंगजेब का। ठीक है, तो अकबर के बाद जो शासक की गद्दी पर बैठता है वह रहता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का ही पूर्व नाम रहता है मुअज्जम। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगल शासकों में, जो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हैं मुगल वंश में, उसमें सबसे योग्य शासक, मतलब उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे योग्य शासक अगर किसी को कहा जाएगा तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाएगा, मतलब मुअज्जम को कहा जाएगा। सिडनी ओवन एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वह लिखते हैं कि मुगल वंश के जितने भी मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए मुगल वंश में, उसमें सिर्फ बहादुर शाह प्रथम है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। मतलब उत्तरवर्ती जितने भी शासक हुए हैं वो अयोग्य हुए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बहादुर शाह प्रथम है जिसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो ठीक है, मतलब रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला की बात हो रही थी। तो वही औरंगजेब के बाद शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद बनता है जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद बनता है रफी-उद-दरजात, उसके बाद रफी-उद-दौला। ठीक है, और रफी-उद-दौला के बाद शासक बनता है
क्रम थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। औरंगजेब के बाद बनता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद बनता है जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद बनता है फर्रुख सियार, फर्रुख सियार के बाद बनता है रफीउद्दर्जात और फिर रफीउद्दौला, और उसके बाद रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो यह सब आपने क्रम देखा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आज की वीडियो का बस ये उद्देश्य था, आपको बताना था कि 3 महीना 6 दिन के लिए भी कोई बादशाह बना था, और लेकिन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, ये वह सब बच्चे ही थे, रफीउद्दर्जा रफीउद्दौला, और बस शासन का जो मुख्य डोर था वो सैयद बंधुओं के हाथ में था। कभी अवसर मिलेगा तो सैयद बंधुओं की कहानी भी आप लोग को बताऊंगा, सुनाऊंगा कि किस तरह से मुगल वंश के लगभग 4 से 5 लगभग 5 बादशाह मुगल वंश के किस तरह से कठपुतली बनकर सैयद बंधुओं के इर्द गिर्द नाचते थे। पूरी कहानी आप लोग के सामने रखूंगा। ठीक है कि मुगल वंश में एक ऐसे लोग थे, एक 2 भाई थे सैयद बंधु, एक का नाम था हसन खां, एक का नाम था हुसैन खां, और दोनों लोग जो थे लगभग किंग मेकर कहते थे। वो कहते थे कि अगर मैं चाहूं ना मुगल बादशाह की गद्दी पर एक कुत्ते को बैठा सकता हूं। ठीक है, यह रुतबा था उनका, यह उनका घमंड होता था हसन और हुसैन खां का। ठीक है, और ये इसी के तहत मतलब कठपुतली शासक बनाते थे वो, और कठपुतली शासन के तहत ही जहांदार शाह के बाद जितने भी आए, जहांदार शाह के बाद मोहम्मद शाह रंगीला तक जितने भी शासक हुए हैं 5-6, वो सब सैयद बंधुओं के संरक्षण में ही हुए हैं। सैयद बंधुओं ने जब जिसको चाहा बैठाया, जब जिसको चाहा उठाया। तो कभी और किसी समय मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद आपको।